नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को होने जा रहा है। पांचवें चरण का मतदान अवध और पूर्वांचल की 12 जिलों की 61 सीटों पर होना है। 7 चरणों में से पांचवें चरण में ही सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं और यही वजह है कि राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक रहे हैं। पांचवें चरण में राम जन्मभूमि अयोध्या से लेकर प्रयागराज चित्रकूट में सियासी जंग होनी है। यहां बीजेपी को अपने किले को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती सामने है। तो वहीं समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। कांग्रेस के लिए भी इस चरण में बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सामने अमेठी और रायबरेली की सीटों को बचाना भी एक बड़ी चुनौती बनी है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी को अमेठी में हार का मुंह देखना पड़ा था। जाहिर है कांग्रेस यहां वापसी करना चाहेगी। पांचवें चरण में किस दल के सामने कौन सी चुनौती, हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले बता दें कि पांचवें चरण की जिन 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें 90% सीटों पर बीजेपी और अपना दल का गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 47 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, जबकि उनके सहयोगी दल अपना दल को 2 सीटें मिली थीं। तो सपा के खाते में महज 5 सीटें में आई और इसके अलावा कांग्रेस 1 सीट पर जीत दर्ज की थी और 2 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। बसपा इस चरण में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा रण है और ये 5वां रण सबसे बड़ा रण इसको माना जा रहा है। कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नंद गोपाल नंदी की अगर हम बात करें तो वो एक बड़े चेहरे हैं। मोती सिंह पट्टी, इनकी प्रतिष्ठा दरअसल दांव पर लगी हुई है। चुनावों में इनको जीतना बड़ा जरूरी है। अवधेश प्रसाद की अगर बात करें तो वहीं तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे बड़ी बात, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, यानी कि राजा भैया के खिलाफ भी इस बार बड़ा कैंडिडेट एक उतारा गया है। पांचवें चरण में अयोध्या से अमेठी तक का ये पूरा मतदान है। पांचवें चरण में गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी जैसे अवध के बड़े बड़े जिले इसमें शामिल है। पांचवें चरण में अवध और पूर्वांचल की इस सीटों पर वोटिंग है। तो 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में है और इन पर एक कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि किस तरह की स्थिति बनने वाली है और इस 5वें चरण में 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थल भी इसमें शामिल है। स्वाभाविक तौर पर बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार जो मुकाबला कांटे का हर जगह देखने को मिला है, क्या यहां पर भी वही स्थिति बन पाएगी या फिर बीजेपी जो उसके एजेंडे रहे, बीजेपी की जो तमाम ऐसी चीजें रहीं जिनको लेकर वो चुनावों में भी लगातार उन बातों का जिक्र करती रही, क्या इसके आधार पर बीजेपी, धार्मिक आधार पर बीजेपी इसमें बढ़त बना पाएगी या फिर लगातार जिस तरह से अभी तक जो चरणों के चुनाव हुए जिसमें यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है, तो क्या यहां पर भी समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। कांग्रेस को लेकर बात करें तो रायबरेली, अमेठी ऐसी जगह हैं जो एक कांग्रेस की सीटें मानी जाती थी, स्थायी सीटें मानी जाती थी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा उसके बावजूद स्थिति ऐसी बनी कि अदिति सिंह जो विधायक रही कांग्रेस की, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, वो भी बीजेपी में पहुंच गई। तो क्या ये स्थितियां कांग्रेस को और यहां से खत्म कर सकती हैं या फिर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने लगातार पूरे प्रदेश में मोर्चा खोला था उसको लेकर प्रियंका गांधी आगे बढ़ सकती हैं, कुछ बढ़त अपनी पार्टी को दिला सकती हैं। तो मुकाबला तो बड़ा कड़ा सा यहां पर होने वाला है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर जनता किसका साथ देने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, यह चरण काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव इसमें होना है। अगर बात करें योगी के आधा दर्जन मंत्री भी तो लगातार वो मैदान में है। समाज कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से मंत्री रहे, मुकुट बिहारी की जगह उनके बेटे को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं 5वें चरण में राजा की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है, यानी राजा भैया की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। प्रतापगढ़ की सियासत से
अब राजा भैया को लेकर के भी लगातार इस बार स्थिति बड़ी विचित्र बन रही है। कुंडा से इस बार अपनी जनसत्ता पार्टी से चुनावी मैदान में राजा भैया उतरे हैं, तो वहीं बाबागंज सुरक्षित सीट से विनोद सरोज भी जनसत्ता पार्टी दल से मैदान में है। राजा भैया के खिलाफ 1.5 दशक बाद यानी 15 साल बाद समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ गुलशन यादव को उतारा गया है, जो माना जाता है कि इस बार कड़ी टक्कर राजा भैया को देने वाले हैं। पांचवें चरण की 61 विधानसभा सीटें हैं। सदर, लंबुआ, कादीपुर, बाबागंज, कुंडा, विश्वनाथ, प्रतापगढ़, पट्टी, रानीगंज, सिराथू, मंझनपुर, चायल, फाफामऊ, सोराव, फूलपुर, प्रतापपुर, हांडिया। तो ये वो सीटें हैं जिन पर बड़ा ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो बसपा भी इस बार बहुत ही साइलेंट तरीके से काम कर रही है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या सतीश चंद्र मिश्र की जो रणनीति है और खास करके जो चुप्पी साधने वाली रणनीति है वो कितनी कामयाब होने वाली है। हालांकि ये आमतौर पर देखा गया कि शुरुआती दौर में जिस तरह से बीजेपी, समाजवादी पार्टी तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे थे, सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो इंजीनियरिंग कितनी कामयाब होने वाली है ये भी देखना बड़ा विशेष होगा। चलिए सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर इस विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कारण कुमार मिश्र समाजवादी पार्टी से, राजीव उपाध्याय बीएसपी से, केसी जैन साहब बीजेपी से, इकबाल अहमद साहब कांग्रेस से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं केसी जैन साहब आपसे। बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, उसकी एक वजह भी मानी जा रही है। उसकी वजह यह मानी जा रही है कि इस बार जैसी स्थिति शुरुआती दौर पर शुरुआती चरणों में देखने को मिली, जहां पर 50-50 का मुकाबला देखने को मिला, क्या इस जगह पर चूंकि सबसे बड़ा क्षेत्र यह माना जा रहा है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव है, बीजेपी कितना परफॉर्मेंस कर पाएगी और ऐसी कौन सी वो खास बातें रहेंगी जिससे कि जनता बीजेपी पर भरोसा जताए? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल तक काम किया है, हम उन कामों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। आप अभी जिन सीटों का नाम ले रहे थे, वो चाहे प्रतापगढ़ की हो या और जगहों की हो, तो यहाँ पर जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो जनता ने जो त्राहिमाम किया है, वो जनता वो त्राहिमाम अभी तक भूली नहीं है, और जनता वो जिस तरीके से गुंडागर्दी रही उसको भी भूली नहीं है। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से ददुआ के भतीजे, ददुआ के परिवार के लोग, और जो एक कितना बड़ा माफिया था और कितने लोगों का उसने कत्ल किया जो है ददुआ ने, तो उनका किस प्रकार से साम्राज्य जो है कहाँ पे फैला था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर उनके परिवार को जिस प्रकार से इस बार भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, और उनकी गुंडागर्दी किस प्रकार से चरम पे रही है, और कई जगहों पे गुंडागर्दी चरम पे रही है, और जनता के अंदर जो भय व्याप्त रहा है, जनता के ने जो देखा है कि उसकी जमीनें कब्जा हो रही हैं, रेप बलात्कार हो रहे, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, और तमाम सारी गुंडागर्दी देखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जनता को जो राहत मिली है, उसी के आधार पर जनता, चाहे पहले फेज के चुनाव रहे हो, चाहे तीसरे फेज के चुनाव रहे हो, चाहे चौथे फेज के चुनाव रहे हो, तो उसमें लखनऊ भी शामिल था। अब ये 5वें चरण के चुनाव तो कल होने, उसके आगे जो 6ठे और 7वें चरण के भी चुनाव जो 2-3 चरणों के बचे हैं, तो इसमें भी हमें पूर्ण बहुमत मिल रहा है। और जिन 61 सीटों पे कल चुनाव होना है, जिसमें सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, ये जो जिले हैं, बहराइच है, तो इनमें हम बहुत अच्छी सीटें लेकर के पिछली बार के चुनाव में आए थे, और इस बार भी हम बहुत 46 प्लस सीटें, जिस प्रकार से 45 प्लस में हम लेकर के आए थे, तो जनता उससे ज्यादा बहुमत हमको दे रही है, क्योंकि हम एक तो जो काम किए, काम के आधार पर, दूसरा जो गुंडागर्दी पे जो लगाम लगी है। मैं आपको बताऊं कि तमाम सारे माफिया तो स्वयं अपनी जमानत नहीं कराए कि बाहर आएंगे, तो इतना क्राइम रिकॉर्ड है उनका, इतना क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो हो सकता है पुलिस गिरफ्तार करने आए, उसमें इनकाउंटर में वो मारे जाए। तमाम लोगों ने तो अपनी बेल तक नहीं कराई। मैं पेशे से वकील हूँ, मैं जानता हूँ, यहाँ पे तमाम जगह पे चर्चा भी रही, लखनऊ में भी चर्चा रही, इलाहाबाद में भी चर्चा रही कि अरे जेल में सुरक्षित है, ठीक है, बाहर जाएंगे, इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे मुकदमे में पुलिस अरेस्ट करने जाएगी, और कुछ घटना। बिल्कुल सही कहा जैन साहब। वो कुछ अपराधी ऐसे भी घूम रहे थे जो क्रिकेट खेलते हुए घूम रहे थे, और फिर भी पुलिस को वो दिखाई नहीं दे रहे थे। राजनीति नहीं, ये भी चर्चा का विषय रहा है चुनावों में, इसीलिए कहा उनके ऊपर जो मुकदमे थे, और तुरंत की तुरंत जस्ट के मुकदमे थे, और उसमें FR भी लग चुकी है। उन मुकदमों में आप जिन धनंजय सिंह का नाम ले रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, आप
का जिसकी ओर इशारा है, तो उनके ऊपर जो मुकदमे थे खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये है कि र्यूमर भी फैलाया गया कि उनको वो वांछित है, किसी भी मुकदमे में वो वांछित नहीं है। जो भी मुकदमे उनके ऊपर है उसमें वो बेल पर है, और जो मुकदमा एक्स्ट्रा अभी विपक्षी लोगों ने जो मिलकर के कायम कराया था उसमें पुलिस ने बाकायदा उसमें एफआईआर लगा दी है। तो उनके ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें वो वांछित हो और पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर रही हो, ऐसा चलिए बिल्कुल नहीं। चलिए, राजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार अगर देखा जाए तो बड़े साइलेंट गेम खेल रही है। सतीश चंद्र मिश्रा बड़े चुप चुप करके और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, इतना कोई ढिंढोरा नहीं पीटा जा रहा है, बड़ा साइलेंट गेम होने वाला है। क्या कुछ उम्मीदें बहुजन समाज पार्टी को हैं? क्या कुछ स्थिति बनने वाली है? क्योंकि क्राइम रेट को लेकर अगर बात करें, चूंकि अभी केसी जैन साहब कह रहे थे, ददुआ का समय का वो याद दिला रहे थे, क्या कुछ स्थितियां थी, मायावती जी ने काफी वहां पर निजात दिलाई थी, तो क्या लोग इस बार भी बसपा पर भरोसा जताने वाले हैं? दिनेश जी, दो बातें। एक तो बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और 10 मार्च दूर नहीं है। हमारे मित्र दावा जो भी करें, 10 मार्च दूर नहीं है। कल का एक चरण और उसके बाद दो नहीं बल्कि 3 चरण बचेंगे। तो सारे चरणों में बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी मजबूत किए हैं। प्रत्याशी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का कैडर आप जानते हैं शांत रहता है, लेकिन इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। वो परसेंटेज वोटिंग हो रही है उसमें बीएसपी के वोटर अपना मत 100% दे रहा है, और जैन साहब का मतदाता वोट कर पा रहा है कि नहीं, बड़े विचलित हैं लोग, परेशान हैं इस समय। तो हम लोग तो दिनेश जी बड़े आश्वस्त हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छे रोल में, एक अच्छे संख्या बल पे आएगी जीत करके, और जिस तरह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, जिस तरह से विकास 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 चिल्लाती थी और अब केवल गुंडा 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 चिल्ला रही है, पता ना कहाँ ये 5 साल सत्ता किस लिए और शासन किस लिए किए कि गुंडा सब अभी रोड ही पे हैं या रोड पे गुंडे आ जाएंगे। अगर गुंडा को सफाया कर दिया, माफियाओं का सफाया कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया होता या कर दिया, तो फिर नए तरीके से कहां से आ रहे हो आप? दिनेश जी देख लीजिए, फर्स्ट फेज के जिस दिन से चुनाव शुरू हुए, इनके जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं विद इन उनको भी जोड़ लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय योगी जी, ये सब लोगों ने, और हमारे माननीय मित्र जैन साहब भी, जो भी लोग हैं सारे लोग एक ही शब्द बोलते हैं, गुंडा गुंडा गुंडा। अरे भाई, गुंडा बचा कहाँ है? और गुंडा बचा है तो वो आपके शरण में है। सारे गुंडा तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए। हम तो यही कहेंगे, जिले जिले के गुंडा, जिले जिले के भू माफिया, वो सब आपके नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपके नेताओं के साथ चल रहे हैं। कुछ को आपने जब पार्टी ज्वाइन कराया आंखें बंद करके, तो कुछ ने पार्टी ज्वाइन कर ली। वो लोग सब लोग सुरक्षित है। माफिया देखिए दिनेश जी, कहने में गुरेज नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लोगों को इन्होंने माफिया माना, 3 लोगों को, और वही दोनों तीनों लोगों को घूम करके बुलडोजर, जेसीबी सारे चीजें चलाती रही। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक जैन साहब से कर दिया था। देखिए कितनी जल्दीबाजी में एफआईआर लगा दिया। जिस व्यक्ति के ऊपर इनामी 25,000 का इनाम घोषित हो उसको भी एफआईआर। देखिए सरकार बड़ा बल होता है, सरकार जिसको चाहती है जो एफआईआर लगवा ले, वो भारतीय जनता पार्टी है। जो 2-2 हजार करोड़ रुपए के पश्चिम बंगाल में घोटाला किए हुए मंत्री थे और ममता बनर्जी में थे, उन सारे लोगों को अपने कबल छाप जो गंगा जल या साबुन कहिए उससे धोकर के तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपना ज्वाइन करा लिया था। पूरा देश जानता है, ये देश जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावना, चाल चरित्र सबको अलग करके और अपना किसी तरह से जीतिए, है ना। हमको सत्ता की भूख इतनी है कि हम किसी को भी टिकट देंगे, किसी को भी जितवाएंगे, चाहे जैसे हो, छल बल धन बल जैसे भी हो करेंगे। और हमको धनंजय सिंह के इन्होंने क्यों नहीं वो गिरफ्तारी करी मालूम है आपको? धनंजय सिंह तो खुलेआम घूम रहे हैं 6 महीने से, बढ़िया आनंद ले रहे हैं, क्योंकि योगी जी के स्वजाति हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई ये नहीं कर सकते हैं और न करेंगे। चलिए, इसको लेकर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन एक बसपा की रणनीति भी है। बसपा की क्या रणनीति है? बसपा आखिर किस बेस पे जा रही है जनता के बीच में, आप ये बताइए। दिनेश जी, बहुजन समाज पार्टी अपने रणनीति के तरह कोई रणनीति का खुलासा न करते हुए हमको जहां सक्षम प्रत्याशी जिस जाति धर्म का, देखिए इसमें गुरेज नहीं है कि हमने जाति समीकरण फिट नहीं किया,
हमने धार्मिक समीकरण की कील काटे नहीं ठोके। बहुजन समाज पार्टी को जहां लगा कि मुस्लिम लड़ाना चाहिए वहां मुस्लिम लड़ाई, जहां लगा उनको पाल लड़ाना चाहिए वहां हमने पाल लगा, जहां चाहिए हमको कुशवाहा का लड़ाना चाहिए वहां हमने कुशवाहा लड़ाया। हमने हर जाति का समायोजन करके अपने रणनीति बनाई और उसका फायदा आज दूसरा तीसरा फेज जैसे हुआ, आप लोग चर्चा शुरू कर दिए कि सुगबुगाहट आने लगी कि बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव ठीक लड़ रही है। पिछले चरणों में बहुत अच्छा बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी है और जो कल का चरण है उसमें भी हम चित्रकूट मंडल हो, श्रावस्ती हो, गोंडा हो या उसके बगल में वाली बस्ती से, इन सब जगहों पे बहुजन समाज, बाराबंकी हो, इन सब जगहों पे बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत रही है और आज भी बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत है। जैन साहब को सोचना है कि इनको एक एक करके जो उत्तर प्रदेश की ओबीसी की जातियां हैं और यहाँ तक कि ब्राह्मण जो हमारा वर्ग से आता है वो भी कुछ न कुछ नाराज है और छोड़ करके जा रहा है, तो नुकसान कम से कम तो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लिए जनता ने वोट दिया है, इसीलिए इनके नेता आए बाएं बक रहे हैं और केवल गुंडा, मवाली, जेसीबी, ये वो कई तरह की भाषा रही। कोई ये नहीं कर रहा कि जैन साहब कभी भी ये नहीं नाम ले रहे हैं कि हमने पूर्वांचल बनवा दिया, एक्सप्रेसवे ये बना दिया, कुछ नहीं। इस समय एकदम शांत है, रोजगार पे शांत है, सारी चीजों पे शांत है। चलिए इकबाल अहमद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। इकबाल जी, इस बार सब कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया शुरुआती दौर से और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का प्रभार लेकर जैसे ही आई, उन्होंने तमाम मोर्चे संभाले, तमाम बार अच्छे बड़े बड़े प्रदर्शन किए और एक लाइमलाइट में वो आई। क्या कुछ स्थिति इस बार रायबरेली और अमेठी की हो सकती है, क्योंकि आपके तो जो पुराने विधायक थे वो भी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। क्या अब कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में ये भी बड़ी चुनौती बन गई है कि वो अपना गढ़ ही बचा ले, कम से कम अमेठी और रायबरेली ही बचा ले? देखिए, प्रियंका जी और राहुल जी सच और झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भाग रहा है, भागने दीजिए। तो हमारे वहां तो ये प्रियंका जी ने और राहुल जी ने कह दिया है कि जो लोग सच लड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में सच की लड़ाई हो रही इस वक्त, तो सच वाले रहेंगे और झूठ वाले चले जाएंगे, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी की है, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई रोकना है, उसकी लड़ाई है, हमें महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकना है। तो प्रियंका गांधी टोटल इस पर लड़ाई लड़ रही है, ना कि हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। टोटल लड़ाई उनकी अगर है तो इस बात की है कि बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए। जिस तरीके से किसानों पे अत्याचार हुआ है, जिस तरीके से किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, उस पर हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस बात की नहीं है कि हम बहुत ज्यादा सीटें जीत लें, बहुत ज्यादा ये कर लें। हमारी लड़ाई इस बात की है कि जनता को किस तरीके से हम सच और झूठ बता सके कि कितनी झूठी बीजेपी सरकार है ये। चलिए, कारण कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मिश्रा जी, किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि इस बार की स्थिति बड़ी गंभीर है, मुकाबला कड़ा है, बीजेपी के पास कई ऐसी चीजें हैं जो वो जनता के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि ये चित्रकूट भी यहाँ आता है, अयोध्या भी यहाँ आती है। कैसे आप जाएंगे और क्या कुछ प्रदर्शन इस बार समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में करने वाली है, खास करके इस 5वें चरण में, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें इसी में है? देखिए, समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पे बात करती है और समाजवादी पार्टी कभी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे बात नहीं करती है। आज स्थिति उत्तर प्रदेश में ये बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र खतरे में है और उत्तर प्रदेश खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितनी झूठी बातें, जो इन्होंने झूठ बोला है, 5 सालों में एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, सिर्फ जनता को गुमराह करते रहे। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूं और हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि किसी की अस्थियां घुमाने के बाद फिर उनको विसर्जन किया जाए। इन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को घुमाया, उनका भी इन लोगों ने इस तरीके से चिंता किया जो नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल जुमले की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, हम मुद्दे की बात करते हैं। इन्होंने काशी की बात की, इन्होंने अयोध्या की बात की। मैं पूछना चाहता हूँ कि राम को ये लाए कि राम हम सबको लाए हैं? राम जब पैदा हुए थे तब पूरी धरती पर फूल बरसक हुई थी, कोई अयोध्या में स्पेशली थोड़ी ना हुई थी। तो राम से हम लोग राम को ही लेके आए हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और हम सबकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास ये कहते तो है, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विनाश की बात करते हैं ये। चलिए, जैन साहब,
देखिए दिनेश जी, हम लोग तो मुद्दों पे ही चर्चा कर रहे हैं कि हमने 50 लाख से ज्यादा लोगों को आवास दिए, हमने 1 करोड़ से ज्यादा मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस तो नहीं दी। अरे गैस के रेट कहाँ पहुंच गए तो देखो। ये क्या है कि जो ये कह रहे थे अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये गोलियां राम भक्तों पे जरूर चलवाते हैं, बात नहीं करते, करके दिखाते हैं, राम भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं। और कांग्रेस के साथी कह रहे थे हम विकास 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 पे चर्चा कर रहे हैं, हम इनका झूठ उजागर करेंगे। अरे झूठ तो आपका उजागर हो गया। इतने लंबे समय तक राज करने के बाद में भी किसान की स्थिति 10 की 10 रही। 12,000 किसान मनमोहन सिंह की सरकार में लगातार सुसाइड करता रहा, और आप कह रहे हैं भाग रहे हैं। भागा कौन है? भागे तो राहुल गांधी जी मैदान छोड़ करके। अरे ठीक है, चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन वायनाड भागने की क्या जरूरत है? अपनी बारी बोलिएगा, मैं सुन रहा था, जरा धैर्य रखिए। मैंने सबको सुना, ना मैं कांग्रेस के बीच में बोला, ना बीएसपी के बीच में, ना सपा के, मैंने सबको सुना। तो अब जवाब ले लीजिए, क्योंकि सरकार में हम है तो जवाब हमसे लिया जा रहा है। हमको तो तीनों को जवाब देना पड़ेगा, और पत्रकार महोदय के भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए, ये पूछ रहे थे कि भाग रहे हैं, ये मुद्दों से भाग रहे हैं। कहीं मुद्दों से नहीं भाग रहे हैं। कांग्रेस जितनी योजनाएं गिना रही है कि हम 36,000 युवाओं को दे देंगे, 36,000 बुजुर्गों को दे देंगे, 36,000 महिलाओं को दे देंगे, तो ये पंजाब में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं दे रहे? और आप तो बार बार वही चीज ले आते हैं, जीएसटी नोटबंदी, जीएसटी नोटबंदी, देश बर्बाद हो गया। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में। भारत देश का लोकतंत्र, भारत देश का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि किसी की सरकार बदल जाने से खतरे में आ जाए। और लोकतंत्र तो मजबूत हुआ है। सीए का विरोध आपने किया, धारा 370 के हटने का विरोध आपने किया, तो लोकतंत्र मजबूत किया आपने कि लोकतंत्र को कमजोर किया आपने? और हमने जब उनके पोस्टर लगवाए तो आपने कहा पोस्टर क्यों लगवा दिए, इनकी वसूली क्यों हो रही है? अरे अभी दूसरे कानून के तहत उनकी वसूली होगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है, लेकिन जो नया कानून बना है उसके अंतर्गत वसूली होगी। आप चाहते हैं कि जो अपराधी हैं वो बमबारी करते रहे, अपराधी कत्लेआम करते रहे, अपराधी सामूहिक रूप से पत्थरबाजी करते रहे किसी भी चीज के विरोध प्रदर्शन में। देखिए, विरोध आपका अधिकार है, लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के ऊपर हमला करें, दूसरे की दुकानें लूट लें, दूसरे के ऊपर हमला कर दें, पत्रकारों की गाड़ियां फूंक दें। सीए के विरोध में जिस प्रकार से लखनऊ के हजरतगंज में गाड़ियां फूंकी गई, क्या ये आपका अधिकार है? क्या इसमें धर्मथोड़ी नहीं होनी चाहिए? ये रुकेगा कैसे? अगर किसी कानून में कोई लूप होल है, अगर उस पर नया कानून नहीं बनेगा तो क्या इससे घटना लगातार ऐसी होती रहेंगी? और फिर आप तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाली पार्टी है। आप उन गदुआ के परिवारों को, जो पूरा की परिवार शामिल रहा उस गुंडा माफिया गर्दी में, उसको आप टिकट दे रहे हैं। और हमारे अभी बीएसपी के साथी कह रहे थे हमने सोशल इंजीनियरिंग चला करके काम किया। अरे सोशल इंजीनियरिंग तो आपने 2017 में भी चलाया, लेकिन आपका फेल साबित हुआ। और तमाम जगहों पे, तमाम जिलों में तो आपका खाता भी नहीं खुलने वाला है। आप कह रहे हैं हमने सोशल इंजीनियरिंग पे काम किया। जैन साहब 2017 में बीजेपी को भी इतनी चिंता नहीं थी। जो इस तरह से गली गली बीजेपी के बड़े नेता घूमे हैं, 2017 में कंडीशन ऐसी नहीं थी। 2017 में तो बीजेपी आराम से जीती है, एक हवा लहर आई, लहर में जीती है। राजीव जी, दिनेश जी, उससे तगड़ी लहर है, क्योंकि अब राम मंदिर भी बन रहा है भगवान राम का, जिसपे सवाल खड़ा करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब लेकिन काशी पे कोई तारीख नहीं पूछ रहा है, क्योंकि राम मंदिर बना के हमने दिखा दिया। हमने 50 लाख से ज्यादा आवास भी देके दिखा दिए, हमने रोडों का निर्माण करके भी दिखा दिया, 33 से ज्यादा नए अस्पताल देके हमने दिखा दिया। उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हुई, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई, सड़कों का जाल यहाँ पर बिछा। ये तीनों की तीनों दल, कांग्रेस, बीएसपी, सपा, ये मिले हमें वास्तव में, ये मिला है। ये बताइए, वहाँ पे नेताजी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, जहाँ पे नेताजी लड़ेंगे वहाँ पे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी, चलिए, जहाँ कांग्रेस जी लड़ेगी वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी। चलिए, ये खुल के आई है ना। आप पिछली बार मिलकर लड़े, इस बार भी मिलकर लड़िए ना। आप तो जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम जगहों पे डमी कर खड़े कर दे रहे हैं, तमाम जगहों पे सपा ने। चलिए कारण जी, तमाम जगहों पे राजीव जी, केसी जैन साहब, इकबाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन 5वां चरण महाविकट होने वाला है। 5वें चरण में क्या कुछ स्थितियां बनने वाली है, ये भी देखने का एक बड़ा ही दिलचस्प मजा रहेगा। और कल वोटिंग होनी है, वोटिंग के बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे।
सब साफ हो जाएगा कि कौन जनता के दिल में है और किसने जनता को बाहर का रास्ता दिखाया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।